हम लोगों ने जो है इससे पहले हमारा जो ये क्लास होगा ये छठा क्लास होगा और हम लोग अपक्षय को देख रहे थे। उसमें हम लोग जो है जलवायु को प्रभाव को देखेंगे जो हमारा तीसरा था, जलवायु का अपक्षय पर प्रभाव। देखो, अलग अलग जलवायु प्रदेश में जो है अपक्षय के प्रकार अलग होते हैं। उसमें वो किस दर से हो रहा है उसमें भिन्नता भी अलग होती है, क्योंकि आपने देखा था कि तापमान और आर्द्रता जो है वो दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो अपक्षय के प्रकार को, उसके दर को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर गर्मी या ठंडी जलवायु प्रदेश है तो वहाँ पर भौतिक या यांत्रिक अपक्षय जो है वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जबकि वहीं पे उष्ण और आर्द्र जलवायु में जो है रासायनिक अपक्षय अधिक हो जाता है। देखो, अगर किसी क्षेत्र में तापमान में जो है अगर 10 सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है तब रासायनिक क्रियाओं की दर जो है दुगुनी हो जाती है और इस चीज के लिए जो है जल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वहीं पे जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश होता है उसमें दिन और रात के बीच जो है काफी तापांतर रहता है, यानी कि ताप के बीच का अंतर जो है, यानी कि दिन में उच्च तापमान हो जाता है, रात में वहीं पे जो है तापमान का स्तर निम्न हो जाता है, तो तापांतर काफी ज्यादा पाया जाता है। तो वहां पर भौतिक अपक्षय हम लोगों को देखने को मिलता है। जबकि जो ठंड प्रदेश होते हैं वहां पर हम लोगों को तुषार विखंडन देखने को मिलता है, तुषार उत्क्षेपण देखने को मिलता है, और जिस वजह से वहां पर भौतिक अपक्षय ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जल के जमने, बर्फ के पिघलने का एक जो है वहां पर चक्र चलते रहता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं विभिन्न जलवायु प्रदेशों में अपक्षय के प्रकार और दर में विभिन्नता प्राप्त होती है। तापमान और आर्द्रता दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो अपक्षय के प्रकार और दर को प्रभावित करते हैं। ठीक, गर्म तथा ठंडी जलवायु परिस्थितियों में भौतिक या यांत्रिक अपक्षय अधिक महत्वपूर्ण होता है। जबकि उष्ण और आर्द्र जलवायु में रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। यदि किसी क्षेत्र के तापमान में 10 सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है तब रासायनिक क्रियाओं की दर दोगुनी
हो जाती है। किंतु इसके लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य है। अनिवार्य। वहीं पे मरुस्थलीय प्रदेश में मरुस्थलीय प्रदेशों में दिन और रात में पाए जाने वाला तापांतर भौतिक अपक्षय का प्रमुख कारण है, जबकि ठंडे प्रदेशों में तुषार विखंडन और तुषार उच्छेपन द्वारा भौतिक अपक्षय होता है। क्योंकि यहाँ जल के जमने और बर्फ के पिघलने का एक चक्रीय क्रम चलता रहता है। ठीक। जलवायु का अपक्षय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विभिन्न जलवायु प्रदेशों में अपक्षय के प्रकार और दर में भिन्नता प्राप्त होती है। तापमान और आर्द्रता दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो अपक्षय के प्रकार और दर को प्रभावित करते हैं। गर्म एवं ठंडी जलवायु परिस्थितियों में भौतिक या यांत्रिक अपक्षय अधिक महत्वपूर्ण होता है, जबकि उष्ण और आर्द्र जलवायु में रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। यदि किसी क्षेत्र के तापमान में 10 सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है, तब रासायनिक क्रियाओं की दर दोगुनी हो जाती है, किंतु इसके लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य है। मरुस्थलीय प्रदेशों में दिन और रात में पाया जाने वाला तापांतर भौतिक अपक्षय का प्रमुख कारण है, जबकि ठंडे प्रदेशों में तुषार विखंडन और तुषार उच्छेपन द्वारा भौतिक अपक्षय होता है, क्योंकि यहाँ जल के जमने और बर्फ के पिघलने का एक चक्रीय क्रम चलता रहता है। इसी तरह हम लोग देखेंगे वनस्पतियों का अपक्षय पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनस्पतियों का अपक्षय पर प्रभाव। देखो, अपक्षय के संदर्भ में जो है वनस्पति की दोहरी भूमिका होती है। पहले आप देखोगे, जैसे कि अगर मान लेते हैं ये भूमि है, ठीक है, और इसमें जो है ये जड़ मान ले रहे हैं, ठीक है, ये मेन रूट इस तरह से जड़ लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो जड़ है ये अपक्षय को रोकता भी है, यानी कि जो जड़ है ये अपक्षय अवरोधक का कार्य करता है, ठीक। दूसरी ओर जो है ये अपक्षय का कारक भी है, ठीक है, अपक्षय कारक भी है। और कैसे हम लोग समझेंगे? देखो, ये जो पेड़ है, ठीक, अगर यहाँ पे सूर्य तप आ रहा है, यहाँ सूर्य है, जैसे यहाँ से सूर्य तप आ रहा है, तो ये किरण जो है इस पेड़ पे पड़ती है, ठीक, लेकिन ये भूमि पर नहीं पहुंच पाता है, तो ये सूर्य तप को रोकता है। इसके अलावा अगर ये जैसे बादल हो गया, ठीक है, तो बादल से बारिश होगी, ठीक है, तो ये बारिश के बूंद जो डायरेक्ट सतह
से टकरा जाती थी उससे भी रोकता है। तो ये अपक्षय अवरोधक का भी कार्य कर रहा है। ठीक, वहीं पे इसकी जड़ें जो है वो चट्टान को तोड़ती है, ठीक है, या मिट्टी में रहती है तो उसको तोड़ती है, ठीक, या उसमें चट्टान में जो संधियां उपस्थित होती है यानी कि जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको वो चौड़ा कर देती है। और जैसे मान लो ये चट्टानें हैं, इसमें ये छिद्र है तो अगर जल यहाँ पर जाता है, पानी जो है यहाँ गया तो वो इस छिद्र में जो है पानी भर जाता है, पानी भर गया, ठीक है, इस छिद्र में पानी भर जाता है और यहाँ पर क्या करता है, ये रुक जाता है। ठीक, अगर यहीं पे अगर ये ठंडे इलाके हैं तो ये क्या, ये बर्फ का रूप ले लेगा और बर्फ का रूप लेगा तो ये इस चट्टान को फैलाएगा, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अपक्षय प्रभावी होता है। तो इस तरह से जो है जो वनस्पति होता है वो अपक्षय का कारक भी है, ठीक है, और अपक्षय अवरोधक भी है। ठीक, तो अपक्षय के संदर्भ में वनस्पतियों की दोहरी भूमिका होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात जहां एक और ये अपक्षय अवरोधक हैं, वहीं दूसरी ओर ये अपक्षय कारक भी हैं। ठीक, वनस्पतियों के आवरण के कारण, ये सूर्यतप वाला हम लोग लिख रहे हैं, वनस्पतियों के आवरण के कारण सूर्यतप तथा वर्षा की बूंदों के प्रहार से सतह सुरक्षित रहती है। अतः वनस्पतियों के आवरण वाले क्षेत्र में ऋतुक्षरण या अपक्षय कम होता है, कम हो जाता है। ठीक, किंतु दूसरी ओर वनस्पतियों की जड़ें चट्टानों को तोड़ती है तथा चट्टानों में उपस्थित क्या था, संधियों को चौड़ा करती है। संधियों को चौड़ा करती है जिनमें जल प्रवेश कर अपक्षय की क्रिया को जन्म देता है। ठीक, वनस्पतियों की जड़ें या वनस्पतियों के जड़ों में जल रुक जाता है जो रासायनिक अपक्षय को जन्म देता है। वनस्पतियों की जड़ों में केंचुआ, दीमक आदि पाए जाते हैं। जो अपक्षय संबंधी
क्रियाओं में सहयोग देते हैं। ठीक, ये प्रभाव रहता है वनस्पति का। अपक्षय के संदर्भ में वनस्पति की दोहरी भूमिका रहती है, जहां पर वो एक और अपक्षय अवरोधक का कार्य करती है, वहीं दूसरी ओर ये अपक्षय कारक भी है। वनस्पतियों के आवरण के कारण सूर्य तप तथा वर्षा की बूंदों की प्रहार से सतह सुरक्षित रहती है। अतः वनस्पतियों के आवरण वाले क्षेत्र में ऋतु क्षरण या अपक्षय कम हो जाता है, किंतु दूसरी ओर वनस्पतियों की जड़ें चट्टान को तोड़ती है तथा चट्टानों में उपस्थित संधियों को चौड़ा करती है, जिनमें जल प्रवेश कर अपक्षय की क्रिया को जन्म देता है। वनस्पतियों की जड़ों में जल रुक जाता है, जो रासायनिक अपक्षय को जन्म देता है। वनस्पतियों की जड़ों में केंचुआ, दीमक आदि पाए जाते हैं, जो अपक्षय संबंधी क्रियाओं में सहयोग करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे मान लो ये चट्टानें हैं, ठीक है, और इसमें अगर इस तरह से छिद्र है, ठीक है, छिद्र है, तो वनस्पति का एक कार्य और आता है कि अगर इसमें कोई बीज गिर जाता है, वनस्पतियों का कोई बीज गिर जाता है, तो हवा, पानी और उसको जो भी मतलब अनुकूल जलवायु चाहिए उसके अधीन जो है ये वृक्ष का रूप ले लेता है, पौधे का रूप ले लेता है। ठीक, इस तरह से पौधे निकलने लगते हैं और फिर इसकी जड़ें जो है इस चट्टान को बिल्कुल तोड़ देती है। ठीक, तो इस तरह से भी जो है अपक्षय प्रभावी होता है। ठीक, तो वनस्पतियों का अपक्षय पर यह प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो हमारा अगला था वो था पांचवा, समय का अपक्षय पर प्रभाव। देखो ये सारी जितनी क्रियाएं घट रही है उसके लिए एक समय का रहना, यानी उसको पर्याप्त समय मिलना जो है अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर अपक्षय का कोई भी कारक उसके लिए कार्य कर रहा है तो उसको पर्याप्त समय मिलना चाहिए। ठीक, तभी अपक्षय जो है वो पूर्ण रूप से संपन्न होता है। अगर वो उसको पूरा समय नहीं मिलता है तो अपक्षय जो है अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए जितने भी अपक्षय की क्रियाएं हैं, ठीक है, वो सारी क्रियाएं जो है समय के अनुसार जो है वो उसकी दर या प्रकार को निर्धारित करता है। ठीक, तो इसमें जो है हम लोग लिख रहे हैं, यदि अपक्षय के लिए उत्तरदायी कारकों को कार्य करने का पर्याप्त समय मिलता है, तब अपक्षय की क्रिया पूर्णता में संपन्न होती है। ठीक, यदि अपक्षयकारी कारक अपक्षयकारी कारकों कर लेना, कारकों की क्रिया को संपन्न होने हेतु पूरा समय प्राप्त नहीं हो पाता है, तब अपक्षय पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, यानी यदि अपक्षय के लिए उत्तरदायी कारकों को कार्य करने का पर्याप्त समय मिलता है, तब अपक्षय की क्रिया पूर्णता से संपन्न होती है। यदि अपक्षय कारकों की क्रिया को संपन्न हेतु पूरा समय प्राप्त नहीं हो पाता है, तब अपक्षय पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक, अब इसमें बीच बीच में जो है आपने देखा था कि भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, इस तरह के शब्द आ रहे थे, तो हम लोग जो है उसको देखते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार अपक्षय की क्रिया विभिन्न कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, जो अपक्षय के प्रकार और दर को निर्धारित करते हैं। ठीक, सामान्यतः अपक्षय 3 प्रकार का होता है। ऊपर में हमने प्रभाव को देखा था, अब हम प्रकार को देख रहे हैं। ठीक है, एक जो है भौतिक अपक्षय होता है, दूसरा जो है रासायनिक अपक्षय होता है, और एक जो है जैविक अपक्षय होता है। ठीक, तो हम लोग जो है भौतिक अपक्षय को पहले देखते हैं। ठीक, देखो, जब चट्टाने जो है अपक्षय की क्रिया में, मतलब जब अपक्षय हो रहा होता है, तो जैसे मान लेते हैं ये चट्टान है। ठीक, अब ये इस पे जो है अपक्षय की क्रिया हो रही है। ठीक, तो क्या होगा, ये चट्टान जो है टुकड़ों में टूटने लगेगी। मान लेते कुछ इस तरह से जो है ये चट्टानें टूट कर हो गई। ठीक है, क्योंकि अपक्षय ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ये निकल सकता है। इसके कण यहाँ से निकल के, ये सारे कण जो है यहाँ से निकल के चले गए। ठीक है, मतलब अलग हो गए। ठीक, तो अगर इसका रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहे, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो, लेकिन उसका भौतिक स्वरूप जो है वो बदल जाए, तो उसी को भौतिक अपक्षय कहा जाता है। ठीक, यानी जब चट्टाने अपक्षय की क्रिया के अंतर्गत टुकड़ों में टूटती है, किंतु इनमें रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है, तब इसे भौतिक अपक्षय कहा जाता है। ठीक, भौतिक अपक्षय निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न होता है। एक जो है तापमान परिवर्तन द्वारा संपन्न होता है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। देखो, हमने बात किया था कि अपक्षय के जो प्रकार और दर में विभिन्नता प्राप्त होती है, उसके लिए तापमान और आर्द्रता जो है 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। वही तापमान परिवर्तन यहाँ भी है। तापमान द्वारा क्या होता है कि सेल जो है वो टूट जाता है, और खासतौर पर उष्ण या शुष्क प्रदेश में ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पर दिन में तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, रात में तापमान कम हो जाता है। तो इस वजह से जहाँ पे ही तापमान का अंतर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर सेल जो है यानी चट्टान जो है वो खंडित हो जाती है।
ठीक है, क्योंकि दिन में हीट रहता है, गर्मी की वजह से, उष्मा की वजह से जो है चट्टानें फैलती हैं, फिर रात में ठंड हो जाती है, तो इस वजह से यानी तापमान नीचे गिर गया, तो इस वजह से चट्टान जो है वो सिकुड़ती है, तो ये फैलने और सिकुड़ने के क्रम में जो है उस पर अपक्षय धीरे धीरे प्रभावी होने लगता है। तो तापमान परिवर्तन से ये होता है। तो तापमान द्वारा शैलों का खंडित होना मुख्यतः उष्ण एवं शुष्क प्रदेशों की विशेषता है। यहाँ दिन में तापमान उच्च व रात्रि में काफी कम हो जाता है। अतः दिन और रात के तापमान में उच्च अंतर पाया जाता है। दिन में ऊष्मन वो रात में शीतलन के कारण चट्टानों की ऊपरी परत क्रमशः फैलती व सिकुड़ती है। ठीक, और इस प्रसार और संकुचन की वजह से क्या होता है, परत जो है ढीली हो जाती है। इस प्रसार व संकुचन से ऊपरी परत ढीली होकर चट्टान से अलग हो जाती है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे चट्टान की विभिन्न परतें उतरती जाती है। इसे जो है अपसल्कन, ठीक है, वो शल्क खंडन स्पैरिंग भी कहते हैं। ठीक, तापमान परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है कि तापमान द्वारा शैलों का खंडित होना मुख्यतः उष्ण एवं शुष्क प्रदेशों की विशेषता है। यहाँ दिन में तापमान उच्च और रात्रि में काफी कम हो जाता है, अतः दिन और रात के तापमान में उच्च अंतर पाया जाता है। दिन में ऊष्मन व रात में शीतलन के कारण चट्टानों की ऊपरी परत क्रमशः फैलती व सिकुड़ती है। इस प्रसार व संकुचन से ऊपरी परत ढीली होकर चट्टान से अलग हो जाती है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे चट्टान की विभिन्न परतें उतरती जाती है और इसे अल्पसंख्यक या शल्क खंडन भी कहा जाता है। ठीक, इस प्रक्रिया में चट्टानी खंड छोटा व चिकना होता जाता है, जिससे अल्पसल्कन गुंबद का निर्माण होता है। जैसे हम लोग समझते हैं इस आकृति से,
जैसे मान लेते हैं ये जो है चट्टान है पहले, ठीक। ये चट्टाने हैं, ठीक। अब ये किस चीज से गुजरेगा? ये जो है प्रसार व संकुचन से गुजरेगा, ठीक। संकुचन से गुजरेगा। फिर क्या होगा? इसकी जो ऊपरी परत है वो फैलने की वजह से उतरना शुरू हो जाएगा, ठीक। ये जो ऊपरी परत है ये उतरना शुरू हो जाएगा, ठीक। ये बिल्कुल बराबर तो नहीं होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, इस तरह से मान लेते हो जाएगा जर्जर टाइप का, ठीक। फिर आखिर में जाके क्या होगा? आखिर में जाके इसके कोर वाले भाग बचेंगे सिर्फ, ठीक। बाकी सब जो है उतर चुका होगा। और ये जो बचेगा इसी को जो है अपसल्कन गुंबद कहा जाता है, ठीक। आगे तापमान द्वारा एक और विधि से जो है सेल जो है कण के रूप में विघटित होता है, जिसको कणकी विघटन कहा जाता है। तापमान द्वारा एक और विधि से सेल कणों के रूप में विघटित हो जाता है, जिसे कणकी विघटन कहते हैं, ठीक। इसको हम लोग देखते हैं। देखो, जो आग्नेय या कायांतरित चट्टानें होती है वो अलग अलग प्रकार के खनिज से बन के मिल के बनी हुई होती है, और उसमें उसके रंग रूप में भी जो है बहुत ज़्यादा विविधता दिखता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के खनिजों के अलग अलग रंग होते हैं, इसलिए उस चट्टान के में जो है अलग अलग रंगों का मिश्रण पाया जाता है। कुछ खनिज जो है जैसे कि काला होता है, कुछ सफ़ेद होता है। तो जो काला खनिज है वो ऊष्मा को अधिक अवशोषित करेगा, जबकि सफ़ेद वाला कम करेगा, क्योंकि रंग के हिसाब से ऊष्मा का अवशोषण दर भी प्रभावित होता है। तो अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाला खनिज जो है वो अधिक फैल जाता है। फिर जैसे ही रात में मतलब शीतलन आता है तो वो जो है ढीली हो जाता है, मतलब फिर सिकुड़ जाता है, तो ढीला होकर चट्टान से अलग हो जाता है, और धीरे धीरे चट्टान जो है उस तरह से कण के रूप में बदल जाता है। उसी को कणकी विघटन कहा जाता है, ठीक। तो हम लोग जो है इसको यहाँ पे लिखते हैं और फिर फिगर के माध्यम से समझेंगे भी। कणकी विघटन अनेक आग्नेय व कायांतरित चट्टानें विभिन्न खनिजों से निर्मित होती है तथा इन खनिजों के रंगों में पर्याप्त भिन्नता होती है। कुछ खनिज काले, सफेद आदि रंगों के होते हैं,
अतः इनकी ऊष्मा को अवशोषित करने की दर भी अलग अलग होती है। अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाला खनिज अधिक फैलता है तथा कालांतर में ढीला होकर चट्टान से अलग हो जाता है और धीरे धीरे चट्टान कणों में बदल जाती है। ठीक, कण की विघटन क्या है कि अनेक आग्नेय या कायांतरित चट्टानें विभिन्न खनिजों से निर्मित होती है और इन खनिजों के रंगों में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। कुछ खनिज काले, सफेद आदि रंगों के होते हैं, अतः इनकी ऊष्मा को अवशोषित करने की दर भी अलग अलग होती है। अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाला खनिज अधिक फैलता है तथा कालांतर में ढीला होकर चट्टान से अलग हो जाता है और धीरे धीरे चट्टान कणों में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक चट्टान है, ठीक है, और इसमें जो है अलग अलग रंग रूप के खनिज हैं। ठीक है, बस इतना ही बनाते हैं। ठीक, इसमें जो है अलग अलग रंग रूप के खनिज हैं। ठीक, आगे जाके ये क्या होगा, ये जैसे कि ब्लैक वाला है, ये ऊष्मा को अधिक अवशोषित करेगा तो ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, मान लेते निकल के ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। अब जो रह गया है वो इस तरह से मतलब विघटन हो जाता है। जो खनिज जो है जो अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है वो निकल जाता है। फिर अंत में जो है यानी कण की तरह ये निकलते चला जाता है। फिर अंत में जो है सिर्फ ऐसे ऐसे कण रह जाते हैं, सिर्फ कण बच जाते हैं। यही है कण की विघटन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, ये तो था भौतिक अपक्षय के अंतर्गत जो है तापमान परिवर्तन था। दूसरा हम लोग लेते हैं तुषार द्वारा पिंड विघटन। एक मोटा मोटा आइडिया सबका हो चुका है, बस समझना है। इसको पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। यह क्रिया चट्टानों की संधियों और मृदा में उपस्थित जल के हिम में और फिर हिम के जल में बदलने के फलस्वरूप घटित होती है। इसे तुषार क्रिया या हिमीकरण एवं हिम द्रवण क्रिया भी कहते हैं। यह क्रिया ध्रुवीय, उपध्रुवीय वो ऊंचे
पर्वतीय भागों में होता है। ठीक, या होता है कि जगह पर ये लिख लो, पर्वतीय भागों में संपन्न होता है, संपन्न होती है। ठीक, तुषार क्या होता है कि ये क्रिया चट्टानों की संधि और मृदा में उपस्थित जल के हिम में और फिर हिम के जल में बदलने के फलस्वरूप घटित होती है। इसे तुषार क्रिया या हिमीकरण या हिम दर्पण क्रिया भी कहते हैं। ये क्रिया जो है ध्रुवीय, उपध्रुवीय या ऊंचे पर्वतीय भागों में संपन्न होती है। देखो क्या होता है कि जो ध्रुवीय या उपध्रुवीय या ऊंचे पर्वतीय भाग हैं वहां पर जो है बर्फ गिरते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि वहां पर ये इस तरह का कोई चट्टान है। ठीक, ये चट्टान है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने में आसान आएगा। ये एक चट्टान है, देखो जैसे ये जो चट्टाने हैं, ये जो चट्टान है इसमें ये खाली जगह है, ये सब। ठीक है, और जब बर्फ गिरती है, मान लो ये वाटर यानी बर्फ गिर रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है पानी जमा हो जाता है। ठीक, इसमें जो है इस तरह से बर्फ या पानी जो है जमा हो जाता है, इसमें इस तरह से पानी बर्फ जमा हो जाता है। फिर यही जो पानी है ये आगे जाके जो है, अगर पानी है तो ये बर्फ के रूप में जमा हो जाएगा। ठीक, ये आइस बन गया। ठीक है, और बर्फ के रूप में जमा हो जाएगा तो ये इसको फैलाएगा, इसको फैलाएगा। ठीक है, इसको फैलाएगा। फिर जब वापस से दिन होगा, ठीक है, तो ये जो है पानी उड़ जाएगा वाष्प बन के, और चट्टान जो है फैलने सिकुड़ने के क्रम में, ठीक है, इस पानी की वजह से जो है उसका विघटन हो जाता है। ठीक, तो इसी को जो है तुषार द्वारा पिंड विघटन कहा जाता है। ये जो है ध्रुवीय, उपध्रुवीय या ऊंचे पर्वतीय भागों में हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक, तो इस क्रिया को जो है तुषार द्वारा पिंड विघटन कहा जाता है। ठीक, तीसरा हम लोग ले रहे हैं लवणीकरण। इसको भी पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। इसमें शैल खनिज सैन खनिज लवण कण निर्माण के कारण विघटित होती है। शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल केशिका क्रिया द्वारा ऊपर की ओर चढ़ता है। यदि जल में लवण उपस्थित है तब जल वाष्पित हो जाता है और लवण बचे रहते हैं। लवणों के विस्तार से बलुआ पत्थर जैसी चट्टानें विघटित होने लगती हैं।
और कई बार जो है ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह भी दिखने लगती है। कई बार बलुआ पत्थर में विभिन्न गर्तों के बनने से मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति बन जाती है। इसे मधुमक्खी छत्ता सेल भी कहा जाता है। ठीक है, हनीकॉम्ब रॉक कहा जाता है। ठीक, देखो क्या होता है कि इसमें सेल खनिज लवण जो सेल है वो खनिज लवण कण निर्माण के कारण विघटित होती है। शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल केशिका क्रिया द्वारा ऊपर की ओर चढ़ता है और यदि जल में लवण उपस्थित है, ठीक है, यहाँ पे ना तब हटा के, तो जल के वाष्पित हो जाने के कारण, जल के वाष्पित हो जाने से लवण बचे रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेल खनिज लवण कण निर्माण के कारण विघटित होती है। शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल केशिका क्रिया द्वारा ऊपर की ओर चढ़ता है। यदि जल में लवण उपस्थित है तो जल के वाष्पित हो जाने से लवण बचे रहते हैं। लवणों के विस्तार से बलुआ पत्थर जैसी चट्टानें विघटित होने लगती है और कई बार बलुआ पत्थर में विभिन्न गर्तों के बनने से मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति बन जाती है। इसे मधुमक्खी छत्ता सेल यानी हनीकॉम्ब रॉक कहा जाता है। जैसे कि ये सेल है, ठीक, और ये केशिका द्वारा जो है, केशिका क्रिया द्वारा जल का ग्रहण करता है और जल में अगर लवण उपस्थित है तो वो लवण जो है इस तरह से जो है इस पे बचे रह जाते हैं। ठीक, ये मान लेते हैं बलुआ पत्थर है। ठीक, अभी चट्टान जो है अपने स्वरूप में है। फिर जब ये केशिका क्रिया द्वारा जल का ग्रहण करेगा, ठीक है, ये जल का ग्रहण कर लिया तो इस पे जो है इस तरह से लवण बचे रहेंगे वाष्पित होके। तो अब जो चट्टान बन जाएगा वो चट्टान जो है इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते जैसे बन जाएगा। इस तरह से बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से बलुआ पत्थर विघटित होता है। जिन गर्तों का व्यास, ये जो गर्त बन रहा है, ये जो गोल गोल बन रहा है, ये गर्त है। जिन गर्तों का व्यास आधा मीटर के बराबर होता है उन्हें एल्विओल्व्स कहते हैं। ठीक, एल्विओल्व्स कहते हैं। और जिसका व्यास जो है 1 मीटर होता है उसे टैक्फोनी कहा जाता है। ठीक है, उसको टैक्फोनी कहा जाता है। आप इसको देखें,
ये जो गर्त है, अगर इसका व्यास जो है आधा मीटर के बराबर होता है तो उसको एल्विओलस कहा जाता है, और इसका व्यास जो है अगर 1 मीटर के बराबर हो गया तो उसको टैफोनी कहा जाता है। ठीक, कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं ये जो बलुआ पत्थर में ये जो चीजें घटित हो रही है इसको रासायनिक अपक्षय का भी परिणाम मानते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला लेते हैं शैल के भीगने और सूखने की क्रिया। सूखने की क्रिया, इससे भी चट्टान का विघटन होता है। सेल के भीगने और सूखने से उसमें जो है प्रसार और संकुचन आता है और उससे चट्टानें जो है विघटित होती है। और यह क्रिया जो है उस चट्टान में सबसे ज्यादा मतलब होगा जिसमें क्ले की मात्रा यानी मृतिका की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक, तो सेल के भीगने और सूखने से इसमें प्रसार और संकुचन होता है, जिससे चट्टानों में विघटन की क्रिया होती है। यह क्रिया उन चट्टानों में अधिक होती है जिसमें मृतिका यानी क्ले की मात्रा अधिक होती है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं वर्षा जल और ताप के कारण शैल भंजन। इसमें भी वही चीज है। ठीक, जब वर्षा की बूंदें चट्टान पर पड़ती है तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो है गड्ढे बन जाते हैं यानी चट्टानें चटकने लगती है, तो उससे भी शैल का भंजन होता है। तो उष्ण प्रदेशों में दिन के समय तपती हुई चट्टानें या तपती हुई चट्टानों पर यदि वर्षा की बूंदें पड़ती है तब चट्टानें चटकने लगती है। मरुस्थलों में आकस्मिक वर्षा के प्रभाव में ऐसी क्रिया संपन्न होती है। संपन्न होती है। ठीक, अगला जो है हमारा वो है दाब मुक्ति द्वारा विघटन। देखो, जैसे कि अगर ये चट्टान है, इसके ऊपर भी चट्टान होते हैं, फिर इसके ऊपर भी चट्टान, इसके ऊपर भी, इस तरह से चट्टानें रहती है। तो जो निचली परत का चट्टान रहता है, ठीक है, ये इसके दबाव से, ठीक है, ये इसके दबाव से जो है ये सेल का अपर्दन हो जाता है। ठीक, ऊपरी सेल के दबाव से निचली परतों में स्थित अगर ये मान लेते हैं आग्नेय या कायांतरित चट्टान है तो उसके रबे बन जाते हैं यानी कि छोटे छोटे कण बन जाते हैं। और जब ऊपरी सेल अपर्दित हो जाता है तो अब निचली सेल पर जो है दबाव बढ़ जाता है। फिर ये क्या करेगा, ये फैलेगा, क्योंकि अभी इस पे दबाव है ना, इस पे जो है मान लेते हैं ये 3 चट्टानों का दबाव है। ठीक, अब जैसे ये ऊपर के चट्टान हट गया, ये अभी तो दबा हुआ है, फिर चट्टान हट जाएगा तो शायद वो इतना बड़ा हो जाए। ठीक, फैलता है तो फैलने सिकुड़ने के क्रम से जो है उसमें चटकन आ जाती है, दरारें आ जाती है, फिर सेल का विघटन हो जाता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं ऊपरी सेलों के
दबाव से निचली परतों में स्थित आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में रबे बनते हैं। जब ऊपरी शैलें अपरदित हो जाती है तब निचली शैलों पर से दबाव हट जाता है और चट्टानें फैलती है, जिससे उनमें चटकन और दरारें पड़ जाती है तथा शैलों का विघटन होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये था हमारा भौतिक अपक्षय। तो दूसरा हमारा जो है ये रासायनिक अपक्षय हो जाएगा। देखो, वायुमंडल का जो निचला स्तर है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अगर नमी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही नमी या जल के संयोग में आता है तो ये तत्व जो है अपक्षय है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपक्षय को सक्रिय कर देता है और घोलक का कार्य करता है। और इन दोनों के संयोग से, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संयोग से शैल यानी चट्टान में जो है रासायनिक परिवर्तन होने लगता है और जो मूल पदार्थ है वो कम या अधिक आयतन वाले पदार्थ या खनिजों की रचना करने लगता है। तो शैल खनिजों में जो है पुनर्व्यवस्था के कारण उसमें अपघटन की क्रिया होने लगती है। तो इसमें हम लोग बहुत सारा देखेंगे, जैसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, कार्बनीकरण, जलयोजन, जलघटन, विलय, गुलाब अपक्षय, सिलिका पृथक्करण, ये सारे इसी में आएंगे। तो इसमें हम लोग जो है पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर अगले क्लास में जो है हम लोग इसके पार्ट को करेंगे। इंट्रोडक्शन में वायुमंडल के निचले स्तर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। किंतु नमी के अभाव में ये निष्प्रभावी होते हैं। नमी तथा जल के संयोग होते ही ये तत्व अपक्षय की दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं और घोलक का कार्य करते हैं। इनके संयोग से शैलों में रासायनिक परिवर्तन होता है तथा मूल पदार्थों से कम या अधिक आयतन वाले पदार्थों तथा
खनिजों की रचना होती है। शैल खनिजों में पुनर्व्यवस्था के कारण उसमें अपघटन की क्रिया होती है। ठीक, वायुमंडल के निचले स्तर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, किंतु नमी के अभाव में ये निष्प्रभावी होते हैं। नमी तथा जल के संयोग होते ही ये तत्व अपक्षय की दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं और घोलक का कार्य करते हैं। इनके संयोग से शैलों में रासायनिक परिवर्तन होता है तथा मूल पदार्थों से कम या अधिक आयतन वाले पदार्थों तथा खनिजों की रचना होती है। शैल खनिजों में पुनर्व्यवस्था के कारण उसमें अपघटन की क्रिया होती है। रासायनिक अपक्षय निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। जैसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, कार्बनीकरण, जल योजन, हाइड्रेशन, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, विलयन, सॉल्यूशन, इसी तरह सिलिका पृथक्करण। ये सारे प्रकार होते हैं। और अगले क्लास में जो हमारा शायद 7वां क्लास होगा, उसमें हम लोग जो है ऑक्सीकरण से शुरू करेंगे। ठीक, ऑक्सीकरण से, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग ऑक्सीकरण से। इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।